देख रहे हैं मीडिया न्यूज में। मैं हरमीत सिंह, आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूम रहे हैं। इस समय दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और अभी हम बैठे हुए विमल कुमार सक्सेना, जो कि सभी उम्मीदवार से अलग है। वो बिना पार्टी लाइक डेमोक्रेसी, यानी कि बिना पार्टी के ही एक देश में एक नई योजना लेकर आ रहे हैं कि सभी पार्टी लाइक डेमोक्रेसी को अपनाएं, है ना। और चेहरा ही चुनाव चिन्ह हो। तो ये कैसे बहुत सारी चीजें सक्सेना जी से जानेंगे कि उनमें ऐसी क्या खासियत है जो वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने ये उम्मीदवारी का जिम्मा लिया है, लक्ष्मीनगर विधानसभा में विकास करने की ठानी है। उनमें ऐसी क्या विशेष बात है कि जनता उन पर भरोसा करेगी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। और बड़ा मुझे लगता था कि राजनीति बड़ी खराब चीज है, दलदल है, कीचड़ है, ये अच्छे लोगों का काम ही नहीं। लेकिन अगर हर आदमी यही सोच के घर में बैठा रहा तो ये कीचड़ बद से बदतर होती ही चली जाएगी। और अभी तो कुछ जगह पर कीचड़ है, फिर पूरा देश ही कीचड़ में होगा। तो इस चीज को ठीक करने का जब मन बनाया तो बड़ा लगा। मैंने पहले अपने जीवनी के ऊपर सोचा कि मैंने अब तक करा क्या है कि जो मैं इस काम में चलूं। तो ठीक है, मैंने काफी कुछ, मुझे शौक रहा, मेरी रुचि रही समाज सेवा के प्रति। और उस रुचि में मैंने शुरू में तो मैं सरकारी नौकरी में चला गया। सरकारी नौकरी में मैं वित्त मंत्रालय में के जो पे एंड अकाउंट ऑफिस होते हैं, सीबीसी का पे एंड अकाउंट ऑफिस था, उसमें मैंने कार्यरत रहा। फिर मैं डेपुटेशन पे गया दिल्ली गवर्नमेंट में, डीएसआईआईडीसी में। तत्पश्चात मुझे लगा कि नहीं, ये जीवन मैंने काफी कुछ पूरा कर लिया, अपनी दायित्व को निभाया, परिवार को पाला। फिर मुझे लगा नहीं, राष्ट्र के लिए भी काफी कुछ करना चाहिए। तब मैं नौकरी से मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और मैं इस राजनीतिक उसमें आ गया। तो आने के बाद मैंने देखा कि मैं कौन से मेरे गुण हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे समाज सेवा है, मैंने करीब 30-35 साल रामलला करी, उसको मैं डायरेक्टर रहा। लोगों में भगवान राम के आदर्शों का संचार किया बच्चों में, जिससे हमारी नई जनरेशन उनके आदर्शों पे चले। दूसरा, मैं मतलब स्कूल चलाया, शिक्षा प्रदान करी बच्चों को। और काफी कम रेट में मैं फीस चार्ज करता था, तो बच्चे मुझे भी पालने थे अपने। तो मुझे जरूरत थी पैसे की और एक तनख्वाह से गुजारा नहीं होता, आप जानते हैं, है ना। तो मैंने उस समय बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई और कम रेटों में पढ़ाई, और बच्चे अच्छे बन के निकले। तो ये मेरा एक अच्छा अनुभव रहा कि इस तरह से मेरी से हाथ से समाज सेवा करीब 30-35 साल तक मैंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। अब रहे दूसरी बातें जिनके मैं पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैंने करा। पक्ष में किस लिए नहीं हूं कि लोग कैंप लगाते हैं, मैंने भी कैंप लगाए। आई चेकअप कैंप हो गया, स्वास्थ्य का शिविर हो गया, आपके शिक्षा के ऊपर होते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को जाकर के झुग्गी झोंपड़ी में, वो सब हमने किया। इवन मतलब भोजन वितरण करते हैं, भंडारे लगाते हैं, वो भी हमने किया। वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, तो ये पटपड़गंज रोड है, इस पे और हमारे पास पार्क है ना, इसमें वृक्षारोपण का काम भी किया। तो लगा कि ये भी एक अच्छी चीज है समाज सेवा करना। और समाज सेवा करने से हमें अपने ही लाभ नहीं, पूरे समाज को लाभ पहुंचता है। लेकिन जब एक प्रश्न दिमाग में कौंधा कि अभी हम कितने लोगों का फायदा कर सकते हैं, अभी हम कुछ इन्हें गिने लोगों का ही फायदा कर सकते हैं। ज्यादा फायदा करना है तो आपको ऊपर ऐसी संस्थाओं में पहुंचना पड़ेगा जहां आप कानून बदल सकें, जहां आप अगर एक फाइल पे साइन कर दें तो लाखों करोड़ों लोगों का एक साथ फायदा हो जाए। हम जब वो बात दिमाग में आई कि हाँ नहीं, ये कैंप लगाने से कुछ नहीं होने वाला, ऑलरेडी जनता जो है सरकार को ये कर्तव्य देती है कि आप चुनकर जा रहे हैं, तो आप विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री हैं, तो आप उस मंत्रालय को कार्यभार संभालिए और उसको जनता को क्यों छोड़ देते हैं जनता के ऊपर कि भाई शिक्षा जनता दे, स्वास्थ्य जनता चेक करे, है ना। तो ये उनका काम होना चाहिए। तब से मैंने ये सब चीजें कम कर दी, करता अभी भी हूँ क्योंकि मुझे उसमें भी संतुष्टि मिलती है, लेकिन थोड़ा कम कर दी। और तब से ही हमने मिशन पार्टीलेस डेमोक्रेसी और जनता राजा, राजा अर्थात मालिक का हमने शुरुआत की। सर, जिस तरीके से आप सबसे अलग विचारधारा लेके चल रहे हैं कि पार्टी लाइक डेमोक्रेसी देश में लाना है। अब अगर मान लीजिए आप 70 विधानसभाएं दिल्ली में, और आप अकेले किस तरीके से बदलाव करेंगे, किस तरीके से कानूनों का वो करेंगे, अगर आप जीत जाते हैं तो कैसे हो, ये क्या संभव है? और सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी लक्ष्मीनगर के लिए? जैसे क्या लक्ष्मीनगर विधानसभा से उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर आपने बहुत बच्चों को पढ़ाया भी, टीचर भी रहे हैं आप,
एक आपकी अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता आप रहे हैं, समाज के लिए बहुत अच्छे से आपने योगदान दिए हैं। तो किस तरीके से आप आगे ले जाएँगे लक्ष्मीनगर विधानसभा को और दिल्ली की राजनीति कैसे बदलेगी? पार्टी लेस से हमारा एक ही उद्देश्य है कि पार्टियों में जो पार्टी की कार्यशैली होती है, जिसमें गिने चुने एक दो आदमियों का वर्चस्व होता है, सबको उनके आगे नतमस्तक होना होता है। विचारधारा के आगे तो मतलब वो फॉलो करते ही हैं, लेकिन उस विचारधारा से भी ऊपर उनके शीर्ष नेता होते हैं। विचारधारा एक साइड में रख दी जाती है और शीर्ष नेता के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहना पड़ता है, उनकी बात माननी पड़ती है। वो अगर दिन को दिन कह रहे हैं, दिन को रात कह रहे हैं, तो हमें रात कहना पड़ेगा, और रात को दिन कह रहे हैं तो हमें दिन कहना पड़ेगा। तो बड़ा अजीब लगता है कि क्या हम इस तरह से काम करके किसी पार्टी में क्या हम देश का भला कर पाएंगे? हमें जनता का भला करना है, तो बात जनता की सुननी होगी और जनता की इन संवैधानिक संस्थाओं में, विधानसभाओं में उठानी पड़ेगी हमें। और जब हम विधान में इन समस्याओं को उठाएंगे तो निश्चय ही हम सरकार से, उस समय जो भी सरकार होगी, उसका हल निकलवा पाएंगे। अब रहा समस्याओं का आपने देखा, आप पानी की बात करें तो पेयजल की जो आपूर्ति होती है लक्ष्मीनगर में, वो स्वच्छ पेयजल नहीं आ रहा, गंदा पेयजल आता है, सीवर से मिल जाता है कनेक्शन, और फिर आप सोच सकते हैं सीवर का पानी कैसे घरों में जा रहा होगा। तो जो ये गंदा पानी आ रहा है, उधर अगर हम कहें यमुना की सफाई, है ना, यमुना की सफाई नहीं होती, गंदी, इतना बजट रिलीज हो जाता है, जगह जगह प्लांट लगा दिए गए इसके साफ करने के, क्या वो प्लांट चल रहे हैं? क्या वो प्लांट काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। और वो जो नाले यमुना में छोड़े जा रहे हैं, तो यमुना खुद उन नालों के मिलने से एक बड़ा नाला बन के रह गई है। तो ये चीजें आप देखेंगे, हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही है गाजीपुर का डेयरी फार्म, वहां पर कूड़े का बहुत बड़ा पहाड़ है, वहां चीले, चमगादड़, पता नहीं क्या क्या तरह के पशु पक्षी उस पर मंडराते रहते हैं, और जब हवा चलती है तो पूरे क्षेत्र में बदबू फैल जाती है। तो हमारे मानना है कि और भी देश है, वहां भी कूड़े का निस्तारण होता है, वो मशीनों से कूड़े को ठीक करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के चारों तरफ कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। इसका क्या आपके पास आइडिया है इस कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का? हाँ, कूड़े का पहाड़ बड़ा आसान तरीका है कि अगर हम कूड़े को दो तीन हिस्सों में, जैसा बाहर होता है दूसरे देशों में, प्लास्टिक को अलग उसमें डालते हैं, कांच के बोतल को अलग उसमें डालते हैं, कांच को, और जो वैसा है बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है, उसको हम अलग उसमें डालते हैं। तो वो जो सफाई कर्मचारी होते हैं, वो उसी हिसाब से ले जाके उसको उसी के अकॉर्डिंग, कांच है तो कांच की तरह से प्रोसेस करते हैं, प्लास्टिक है तो उसको रिसाइकिल करते हैं, अगर कागज है तो कागज को रिसाइकिल करते हैं। तो वो कूड़े का निस्तारण हाथ के हाथ होता जाता है। बाकी फिर भी अगर वैसा है, मलबा वगैरह है, तो वो सड़कों को बनाने में काम आ जाता है। तो इस तरह से कूड़े का ढेर ना होकर के उसका निस्तारण किया जा सकता है। अब इसके अलावा और भी कई समस्याएं मेरे दिमाग में, जहन में है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। एक तो हो गया शुद्ध हवा की हम बात करें, है ना, दिल्ली जैसे शहर में अगर शुद्ध हवा नहीं है तो हमें कहां जाके मिलेगी? यहाँ तो हवा का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये बड़े बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है। अगर कोई कहता पराली जलाने से होता है, कोई कहता कारखानों से धुआं निकलता है, अलग अलग तरह से लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन कारखानों से अगर धुआं निकल रहा है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या अगर पराली जल रही है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? तो ये सब जिम्मेदारियां सरकार की हैं। तो हमारा ये मानना है, अभी आप दूसरी बात करें, शौचालय, शौचालय बन तो जाते हैं, अव्वल तो बनते ही नहीं है पूरे, लेकिन उनकी देखभाल बिल्कुल भी नहीं होती है, वो बहुत हाँ बद से बदतर हालत में होते हैं। मतलब कह नहीं सकते देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हाल है। हाँ, बिल्कुल। आप ये सोचिए कि एक सिस्टम बना सुलभ शौचालयों का, वो सिस्टम कैसे चल पड़ा? वो भी तो चला ना। जब सुलभ शौचालय चल सकते हैं तो आम शौचालय को उसी की तर्ज पे क्यों नहीं बनाया जाता? उसी की तर्ज पे क्यों नहीं सरकार चलवाती? अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, मगर नीतियां तो बनती हैं, नियत नहीं, साफ नहीं होती। तो मेरा कहना है कि नीतियां भी बननी चाहिए और साफ नियत से काम भी होना चाहिए, है ना। दूसरा, आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी समस्या आजकल लक्ष्मीनगर में है कि जगह जगह मकड़ जाल है तारों के, तारों के मकड़ जाल में डर बना रहता है कि कहीं भी किसी पोल पे, बिजली के पोल पे स्पार्किंग हुई और आग लगी तो आसपास का क्षेत्र जलकर राख हो जाएगा। तो हमें तारों का मकड़ जाल में हमने क्या देखा, वो काटने आ जाते हैं तारों को लटकता छोड़ देते हैं। किसी को बाइक वाला जा रहा है, उसके गर्दन पर अटक जाता है तार। तो ये तार लटके क्यों छोड़ दिए? आपने पूरी तरह से क्यों नहीं साफ करे? और दोबारा अगर तार लगते हैं तो आप उसको पनिशमेंट क्यों नहीं देते, उस पर सख्ती क्यों नहीं करते? तो अगर हमें तारों का मकड़ जाल साफ करना है तो हमें इस पे कार्रवाई करनी होगी बाकायदा। और ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे नहीं ये केबल वालों के तार हैं और ये हटने चाहिए,
आप बकायदा जमीन में पाइप बिछाइए, उसमें से तार डालिए। बाहर भी तो ऐसा है, खुले में कहीं तार नहीं है बाहर अगर आप जाएं। हमारे देश में हमने देखा है सब तार खुले में है। तो आप जमीन के अंदर तार बिछाइए, जिससे आपके परमिशन से तार बिछे, तो ऐसा मकर जाल नहीं बनेगा, ना ही किसी के जीवन पर खतरा होगा। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि जगह जगह भीड़ भाड़ होती है, ट्रैफिक जाम लगा रहता है। हमारा ये निर्माण विहार का चौराहा जो हमारे उसमें क्षेत्र में ही आता है, तो इधर निर्माण उधर निर्माण विहार लगता है, इधर लक्ष्मीनगर शकरपुर क्षेत्र लगता है। ऐसे 3-4 चौराहे हमारे क्षेत्र में आते हैं, तीनों चारों पे ट्रैफिक जाम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ऑटो वालों के लिए कहीं भी पार्किंग सुविधा नहीं है। वो ऑटो वाले चौराहे पे ला करके खड़े कर देते हैं और वहीं से सवारी उठाते हैं। दूसरा ई रिक्शा वाले भी यही करते हैं। सारे ई रिक्शा वालों का इन चौराहों पे जमघट लग जाता है। तो आप सबसे पहले प्राथमिकता ऑटो का भी ध्यान देंगे, पार्किंग का और ई रिक्शा का भी ध्यान देंगे अगर जनता आपको इस जगह पे लाती है तो? बिल्कुल, ऑटो वालों का भी उन्हें भी परिवार पालना है। ऐसा नहीं हम उन पर डंडा रोल दें और बेचारों को परिवार पालना मुश्किल है। हम तो चाहते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए, उनका भी जो जीवन जो है सुरक्षित रहता है। कभी भी दुर्घटना घट जाती है उनके साथ, तब उनके परिवार का क्या होगा ये हमें सोचना होगा। अर्थात हम उनका इंश्योरेंस कराएं, जीवन बीमा कराएं। ऐसे खाली ऑटो ड्राइवर का नहीं, सभी का, जो लोग सड़क पे चलते हैं, कमर्शियल रूप में चलते हैं, उनका हम जीवन बीमा कराएं, जिससे उनके परिवार वालों को फायदा हो, है ना। इसी तरह कई जगह अनाधिकृत कब्जे हैं। अगर अनाधिकृत कब्जे रहेंगे तो निश्चय ही है कि आने जाने वालों को परेशानी होगी। हमें वो परेशानी दूर करनी है, उन कब्जों को हटाना है और उन्हें उचित स्थान पर बैठाना है। ऐसा नहीं खाली हमने हटा दिया और उनको बेरोजगार कर दिया, उनके काम धंधे छीन लिए। बकायदा उन्हें सही जगह पर जाकर के उन्हें बैठाना है। तो ये हम चाहते हैं। दूसरा, हमने देखा कि बरसात जैसे ही आती है तो एकदम जल भराव हो जाता है। दिल्ली में तो कई जगहों पे ऐसा होता है, आपने शिवाजी ब्रिज का देखा होगा, बस ही डूब गई थी, है ना। तो इधर विकास मार्ग पे आए दिन जैसी बारिश होती है पानी भर जाता है, तो लोगों को सड़क पार करना ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये मानना है, क्या ये सिस्टम, हमारे सीवेज सिस्टम इसी तरह रहेंगे, इसी तरह बारिश के आगे हाथ सरेंडर कर दिए जाएंगे? तो इस पे भी काम होना चाहिए, ये मेरा कहना है। सरकार कोई भी आती है बस ऐसी हवा हवाई बातें करके चली जाती है, सब लोग अपना ही घर बनाने में लग जाते हैं। आपके आने से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन देखो आपने बहुत बड़े बड़े पदों पे काम किया है सर। आपने एक किताब भी लिखी, जनता राजा। ये देखिए, ये जनता राजा आपने बुक लिखी है। इस जनता राजा बुक के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज में? जी, मेरा ये है, हमारा कहना है कि जो जनता है उसकी जितनी भी जन समस्या है, वो राजनीतिक, देश में जो राजनीतिक प्रदूषण फैला है देश में, दिल्ली में, उसकी वजह से है। क्योंकि एक तरफ फ्रीबीज बट रही है, एक तरफ बजट नहीं है। किस बात का नहीं है? हमारे यहाँ पर पुलिया है रेलवे की, उसके नीचे सड़क नहीं बन पा रही है। लोग जाए तो यानी स्कूल ब्लॉक से पांडवनगर कैसे जाए और पांडवनगर के लोग स्कूल ब्लॉक कैसे आए? तो क्योंकि उन चीजों के लिए फंड नहीं है, फ्री में बांटने के लिए फंड है। मुझे लगता है कई बार कि आप फ्री बांट बांट के जनता को भिखारी बनाए दे रहे हैं कि भाई काम तो करो मत और भीख लेते रहो। तो हमें भिखारीपन को भी रोकना है। हाँ, किसको बहुत जरूरी है उसकी सरकार सहायता करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आप बिना देखे बिना समझे हर एक किसी को पैसा बांटने में, हर एक किसी के लिए घोषणा हो रही है सारी। सर मडावली में यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी बनाया गया, लेकिन वहाँ पे कुछ ट्रेनें नहीं रुकती है। क्या इसकी तरफ भी आप कदम रखेंगे, कुछ रखेंगे इसका विकास का, यहाँ पे कुछ सुविधा मिलेगी जनता को? बिल्कुल, मैंने ये मामला मेरे काफी समय से जहन में है और मैं इस पे काम करूं। मैंने अपने पर्चे में लिखा है वाली बात कि जो मंडावली हॉल्ट है ना, तो इसको वो हॉल्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यानी आगे अगर लाइन क्लियर नहीं तो ट्रेन थोड़ी सी देर के लिए यहाँ रुकेगी, फिर चल देगी लाइन सिग्नल होते ही। लेकिन सवारी चढ़ने उतरने के लिए ट्रेन नहीं रुकती है, जबकि ये इतना बड़ा एरिया कवरेज करता है और एक स्टेशन बना, जगह भी घेरी है, सब कुछ हुआ है। तो क्यों नहीं वो सुविधा यहाँ के, हमारे लक्ष्मीनगर के और आसपास जितने भी और दूसरी विधानसभा है उनके क्षेत्रवासियों को मिलनी चाहिए और ट्रेन यहाँ रुकनी चाहिए। उन्हें भागना पड़ता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, उन्हें भागना पड़ता है आनंद विहार, जब एक स्टेशन है और वो जो ट्रेन नई दिल्ली चल रही है वो यहाँ रुक सकती है। तो आप 2 मिनट 5 मिनट जो भी जितना रोकना है टाइम आपके हिसाब से वहां रोके और लीजिए सवारी। तो एक तो मेरा ये कहना है ना। और मतलब मेरा ये कहना है कि अगर ये जो पैसे बांटने का, घोषणा करने का, फ्रीबीज देने का, है ना, वायदा जो लोग कर रहे हैं, कोई कहता है मैं इतने पैसे दे दूंगा, वो दूसरा उससे बढ़ चढ़ के बताता है, तीसरा उससे ही बढ़ चढ़ के पार्टी बताती है। तो मेरा ये कहना है कि आप ये बताइए कितने लोगों को देंगे ये, और कितने लोगों को देंगे तो बजट में से कुल कितना पैसा खर्च होगा। तीसरा प्रश्न है कि वो दिल्ली का बजट कितना है
और वो बजट वो जो आप देंगे वो कहां से आएगा? क्या आप अपनी जेब से देंगे? मुझे नहीं लगता कोई इतना बढ़िया ईमानदार जनसेवक है अभी, नेता जो अपने आप को कहते हैं, है ना, कि वो अपनी जेब से बांटे। तो वो सरकारी खर्च में ही जाएगा, सरकारी खजानों पे उसका बर्डन पड़ेगा। तो ये फ्री की घोषणा सिर्फ वोट लेने के लिए क्यों? तो बकायदा कोई घोषणाएं हो तो उसका बजट भी बताया जाए कि वो बजट कितना आएगा और वो कैसे आवंटित होगा। यानी कुल बजट अगर दिल्ली का इतना, तो इतने में से फ्री बीज के लिए कितना दिया जाएगा, जिससे जनता ये जान सके, उसको अधिकार है कि मेरे पैसे का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। तो चलते चलते सर, आप क्षेत्रवासियों को, विधानसभा जो नगर के जो लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, अपील ये है कि ये एक ऐसा समय है जब आपकी जो समस्या है, जिनको आप दो चार हो रहे हैं, डेली दिन प्रतिदिन आपको परेशान होना पड़ता है, वो समय है, उचित समय है। कहते हैं बीट व्हेन आयरन इज हॉट। तो ये वही समय है कि जब आप इनको शिकस्त दे सकते हैं। आप ऐसे जनसेवक उम्मीदवार को चुन के भेज सकते हैं जो आपके लिए काम करे। तो किसी की शक्ल पे नहीं लिखा, अब ये भी बड़ा मुश्किल है कहना मैं सच्चा और ईमानदार हूं। तो अब सच्चे ईमानदार की कोई परख नहीं रह गई, क्योंकि लोगों ने एक सच्चे ईमानदार और जनसेवक को भी देख लिया। तो अब मेरा ये कहना है कि दूसरा तरीका आता है कि आप लिख करके दें। तो हमारा कहना है कि आपका वोट उसी को जो शपथ पत्र दे, लिखकर सभी को। धन्यवाद बहुत मेरे। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान विमल कुमार सक्सेना जी, जो कि दिल्ली की और देश की राजनीति को भी बदलना चाहते हैं, पार्टी डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं और निर्दलीय उम्मीदवारों को जिता करके एक नया माहौल बना करके एक जो मतलब कि एक चेहरा ही उनका चुनाव चिन्ह हो। बिना पार्टी के चुनाव मैदान में जो भी उम्मीदवार हैं वो लड़े और जीते। और जिस तरीके से उनका ये चुनाव चिन्ह है गुब्बारा, अगर लक्ष्मीनगर की जनता इन पर भरोसा करती है, इनका साफ कहना है कि मैं लिख के स्टाम्प पेपर दे रहा हूँ, एफिडेविट दे रहा हूँ पीछे कि जो मैं काम करूंगा, जो मैं इसमें जो लिखा हुआ है उन्होंने पीछे इसमें दे रखा हुआ कागज स्टाम्प पेपर, ये देखिए शपथ पत्र। शपथ पत्र दें और वोट लें। तो ऐसे उम्मीदवार को आप देखिए, सोचिए, समझिए, जिस तरीके से उन्होंने वादे किए वो जरूर पूरा करेंगे। वो ऐसे करते हैं। फिर हम उसकी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान का देखना अपना फेसबुक।